everyone, welcome to Edu Creation Academy. Myself मीना कुमारी। आज के इस सेशन में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस टॉपिक से जो है आईआईटी जेईई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं। कि भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी हम लोग उसको देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का जो है वो एब्जॉर्ब करता है और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का साइन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। ए जो है कोई एटम है वो गैसियस स्टेट में है और इससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो A+ बनाता है और जो एनर्जी इसके लिए हमको देना पड़ता है उसको हम लोग उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आई जो है ए कोई गैसियस एटम है उसके लिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं Na, ये हम लोग गैसियस स्टेट में लेते हैं Na+ इलेक्ट्रॉन IE जो है Na के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है जो हमको देना पड़ता है। Na के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम लोग जो एनर्जी देते हैं उसी को हम लोग इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट अब इसी में हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। फैक्टर्स में जो है सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे वो है साइज। साइज पे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वैरी करता है। सबसे पहले हम लोग दो एटम लेते हैं, एक का साइज जो है स्मॉल है और एक का साइज जो है वो लार्ज है। स्मॉल वाले में हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है और इसी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और लार्ज वाले एटम में हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होगा और इसी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल साइज का जो है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और लार्ज वाले एटम का जो है आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होगा। ये चीज़ हम लोग इसमें देख सकते हैं और कंक्लूजन में हम लोग बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट दैट मीन्स पीरियड में जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है और साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब ग्रुप में हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम दैट मीन्स ग्रुप में आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज करता है और साइज इंक्रीज होता है इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा। सेकेंड नंबर फैक्टर हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करेगा और जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर हम लोग देखते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से इफेक्ट होता है। हम लोग जानते हैं कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही
स्टेबल होता है। इसकी वजह से फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और उसको हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है फुल फील्ड और हाफ फील्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होता है। कंक्लूजन में हम लोग बोल सकते हैं कि फुल फील्ड जो है हाफ फील्ड से स्टेबल होगा और हाफ फील्ड जो है पार्शियली फील्ड से स्टेबल होगा और इसी वजह से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फुल फील्ड का होगा, उसके बाद हाफ फील्ड एंड देन पार्शियली फील्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होगा। इसी रीजन की वजह से नोबल गैस जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2 Np6 होता है और ये जो है फुल फील्ड होता है, इसी वजह से नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे हाई होता है। पीरियोडिक टेबल में जो है नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे O एंड N में हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज जो है वो डिक्रीज करता है और साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। O का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो N से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि O का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो N से ज़्यादा होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। देखते हैं P में 4 इलेक्ट्रॉन और N में हम लोग देख सकते हैं P में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो है हाफ फील्ड है, N जो है वो हाफ फील्ड है और O जो है वो पार्शियली फील्ड है। और हम लोग जानते हैं कि हाफ फील्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पार्शियली फील्ड के आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है और इसी वजह से N का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो O से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग देखेंगे जो है शेल्डिंग इफेक्ट और इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो शेल्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटता है और जब शेल्डिंग इफेक्ट घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शेल्डिंग इफेक्ट जो है S ऑर्बिटल का होता है, देन P, देन D एंड देन F और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो S ऑर्बिटल का सबसे कम, देन P, देन D, देन F होता है। नेक्स्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं जो है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन पावर जो है किस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है S ऑर्बिटल का होता है, देन P, देन D, देन F और इसी वजह से जो है S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है P, D और F के रिस्पेक्ट में। और इसी वजह से जब भी जैसे हम लोग सेम ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है जैसे 2s एंड 2p में, तो सबसे पहले हम लोग 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहता है एज रिस्पेक्ट टू 2s, क्योंकि हम लोग देख ही चुके कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होता है और इसी वजह से हमको आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा देना पड़ता है और इसीलिए p से जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है S के रिस्पेक्ट में। और जब हम लोग 3s, 3p और 3d में देखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल से रिमूव होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर जो है s और p के रिस्पेक्ट में कम होता है, जिसकी वजह से उसमें उसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाता है और सबसे पहले 3d से जो है इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं वो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें हम लोग देख सकते हैं A एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इससे हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं, ये इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है। और जब हम लोग कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग उसका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जब
A2+ से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग उसका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देख सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो वो जो है स्टेबल होने लगता है, और सेकेंड में जब हम लोग एक स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है, और इसी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाता है, और उसी तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो सेकेंड और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होता है, देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्ड का होगा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। आज का सेशन अब हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।